हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप लोग देख रहे हो यूनिवर्स अनलॉक। आज की वीडियो में लोग बात करते हैं आखिर बैंक किस तरीके से पैसे बनाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई बैंक को भी ऑपरेट करने के लिए कैश की तो रिक्वायरमेंट होती है, और जब उनके इतने सारे स्टाफ हो तो उनकी भी तो सैलरी देनी पड़ती है, जिसके चलते बैंक को भी तो पैसा बनाना पड़ेगा आखिरकार सर्वाइव करने के लिए। तो वो किस तरीके से पैसा बनाता है लोगों के पैसे के ऊपर। तो सीधी सी बात, जो मोस्ट लोगों को पता है कि भाई वो तो इंटरेस्ट के थ्रू ही पैसा कमाता है, लेकिन क्या वो सारा का सारा पैसा लगा सकता है किसी भी इंसान का डिपॉजिट करा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैंक को कुछ आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, जो कि है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होती है जो कि बैंक को अपने पास कैश फॉर्म में रखनी पड़ती है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे कोई भी इंसान जाके विड्रॉ करा के लेके आ सकते हैं, किसी भी इंसान की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो जाके विड्रॉ करा के लेके आ सकता है। सपोज करते हैं मैं गया बैंक के अंदर, मैंने 100 रुपये डिपॉजिट कराए, तो बैंक उस 100 रुपये को ही सीधे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं डाल देगा आगे, या फिर किसी को लोन पे नहीं देगा जिसके थ्रू उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बैंक पहले उसमें से 4% अपने पास कैश फॉर्म में रखता है। अब आप लोग क्या सोच रहे हो, जो 96% बच गए क्या ये सीधे सीधे आगे लोन के लिए दे दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये 96% डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा लोन के लिए। इसमें से भी एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है जो कि 18% होती है। इन बैंकों का क्या काम होता है इस रेशियो को मेंटेन करके रखना। 18% मतलब ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है आरबीआई की गाइडलाइन। जिसके बाद ये बैठ जाती है 22%। 22% के बाद जो 78% बचता है, इसे कोई भी बैंक आगे किसी इंसान को या किसी बड़ी कंपनी को लोन देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या अगर किसी बंदे को लोन दे दिए तो क्या गारंटी है कि वो लोन वापस ही मिल पाएगा? मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी बंदे को लोन दिया और क्या हो वो बंदा आगे लोन को रीपे करने के लिए असफल रहे, बेसिकली यहाँ पे ये बात आ जाती है क्या वो बंदा आगे लोन को दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। मतलब जो लोन उसने लिया है वो उसकी पेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा इंटरेस्ट के साथ। कई केस के अंदर पूरे तरीके से कर पाते हैं, कई कहते हैं इसे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब वो डेब्ट्स होते हैं बेसिकली वो उधारी जिनका हमें लगता है नहीं कि हमें वापस मिल पाएगा। आप लोग भी कई अपने दोस्तों को पेन वैन दे देते होगे, तो आप भी सोचते होगे कि भाई ये पेन इसे ऐसे वाला देंगे जो कि ये लौटाए ना लौटाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से बैड डेब्ट्स होते हैं कि बैड डेब्ट्स में लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन वो उसे रीपे नहीं कर पाते, जिसके चलते बैंक पहले से ही प्रोविज़न बना के रखता है कि हाँ भाई इतना नुकसान होने के चांसेस रहते हैं कि इतने में से इतने लोग वापस कर सकते हैं लोन को, इतने में से इतने नहीं कर सकते, जो कि बैंक पहले से अपने हिसाब से बना के रखते हैं जिस हिसाब से वो लोन देता है। तो बैंक को इस चीज़ के बारे में पता होता है, जिसके चलते वो उस सिचुएशन को हैंडल ईजिली कर सकता है। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करते हैं तो उसे इस चीज़ में दिक्कत आती है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे लोगों को लोन देता है, और जो नॉर्मल लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है वो उसकी परसेंटेज होती है काफ़ी ज़्यादा कम। काफ़ी ज़्यादा कम से मेरा यहाँ पे ये मतलब है 4 से 5%, जो कि एफडी में भी मिल जाता है 5% तक तो आजकल। लेकिन एफडी का सही है क्योंकि इन्फ्लेशन ही 6% का होता है और बैंक कई केस के अंदर 8-11% तक का इंटरेस्ट लेता है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बैंक की भी काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है लोगों के दिए हुए पैसे के ऊपर। लेकिन क्या खाली यही चीज़ें हैं? नहीं, बैंक अपनी कई सारी सर्विसेज के भी पैसे लेता है नॉर्मल लोगों से। जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके भी कई चार्जेस होते हैं जो कि हिडन होते हैं कई केस के अंदर, और कई केस के अंदर आपको बता के पहले से ही बैंक ऑपरेट करता है कि आपके ये चार्जेस हैं जो जो आपके डिडक्ट हो सकते हैं, और डायरेक्टली वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट करे जाते हैं, जो कि एक इंसान या दो इंसान के करने से कुछ नहीं होता। लेकिन वहीं पे लाखों करोड़ों की जनसंख्या के लोगों के हिसाब से अगर वो डिडक्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा करोड़ों में हो जाते हैं। तो अब आप लोग भी ये सोच रहे हो कि भाई ये तो आसान काम है, क्या हम भी बैंक खोल सकते हैं? हाँ, बैंक वैसे ही आप लोग जानते हो कि दो तरीके के होते हैं, एक गवर्नमेंट बैंक, एक प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट बैंक के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो गवर्नमेंट बैंक होता है। प्राइवेट बैंक के अंदर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, जिससे कि जो भी बैंक का ओनर है वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ चाहे उस हिसाब से। गवर्नमेंट बैंक गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के चलते, लोगों के पैसों को सेव करने के चलते वो ज़्यादा रिस्क की जगह पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, जिसके चलते लोगों का पैसा लगभग लगभग सेफ ही रहता है। लेकिन प्राइवेट बैंक में ये चीज़ की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि प्राइवेट बैंक खराब है या गवर्नमेंट बैंक खराब है। अगर कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, उस पर वीडियो बना देंगे। बाकी रही इस बारे में बात कि भाई हम भी फिर बैंक खोल सकते हैं, आप लोग बेझिझक बैंक खोल सकते हो। आपको खाली चाहिए होंगे 400 से 600 करोड़। अगर आप 400-600 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर सकते हो तो आप इजीली बैंक खोल सकते हो। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि भाई बैंक को किस तरीके से खोले जाते हैं तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपका किस किस जगह पे बैंक अगर आप ओपन करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कितना आपका खर्चा आ सकता है हर एक चीज़ का, जिसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको बैंक खोलना है नहीं खोलना।
भाई कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी बता सकते हो। कंपैरिजन चाहते हो गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक का डेप्थ में तो वो भी बता सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्त।